हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन बेसिकली जो चैप्टर है, इसमें ये वाला जो चैप्टर है, इसमें जो टाइम पीरियड दे रखा है हमें वो 600 BCE से 600 CE के बीच में जितनी भी चीजें हुई हैं उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के ऊपर है। इस चैप्टर नाम देख सकते हो आप। किंग्स मतलब राजा, फार्मर्स किसान एंड टाउन्स मतलब शहर उस टाइम पे जो डेवलप हुए थे उस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो ये वाला चैप्टर, इससे नेक्स्ट चैप्टर एंड देन 4th चैप्टर भी इसी टाइम पीरियड के ऊपर है, 600 BCE से 600 CE। मींस इसके बाद हम जो 2 चैप्टर इसके अलावा पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में, वो हम इसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है इसमें रियली में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए आज हम अपना चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट, क्लास 12 हिस्ट्री किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम पढ़े, सबसे पहले देखेंगे अभी हम इंट्रोडक्शन। देखो, किसी भी चीज को समझने से पहले इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का मतलब समझ चुके होंगे आप लोग। किंग्स किसान मतलब किंग राजा, फार्मर्स किसान एंड टाउन शहर जो उस टाइम पे डेवलप हो रहे थे। देखो नीचे, इससे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन से नीचे अगर तुम हेडिंग देखोगे आप लोग, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, यानी इसमें हम जो पहले के टाइम पे जो स्टेट डेवलप हुए थे उनको देखेंगे और उनकी कैसी कैसी इकोनॉमी थी। किसी की अच्छी इकोनॉमी थी, किसी की कैसी इकोनॉमी थी, किंग्स क्या करा करते थे, कैसे रूल्स हुआ करते थे, वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इंट्रोडक्शन। देयर आर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग लॉन्ग स्पैन। बहुत समय पहले सेवरल डेवलपमेंट यानी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी डिफरेंट पार्ट्स। जब हड़प्पा का टाइम पीरियड खत्म हुआ उससे कुछ टाइम बाद, यानी 600 BCE से 600 CE के टाइम पीरियड में, अगर आपको पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड कब हुई थी तो मुझे कमेंट कर देना। तो उसके बाद काफी सालों बाद ये जो टाइम पीरियड आया और इसमें काफी सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। डिफरेंट पार्ट, अलग अलग जगहों पे इंडिया के दूर दूर इलाकों में 1500 years फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो डेवलपमेंट थी वो 1500 साल बाद हुई थी, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 1500 साल पहले एंड हो गया था, उसके बाद ये डेवलपमेंट 1500 साल बाद हुई थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड। इसी पीरियड में ऋग्वेदा का भी डेवलपमेंट हुआ था, यानी ऋग्वेदा आया था। पता होगा वेद के बारे में, तो उसमें से एक ऋग्वेदा भी है जो उस टाइम पे कंपोज हुआ था, यानी आया था, स्टैब्लिश हुआ था। कंपोज बाय पीपल, लोगों द्वारा कंपोज किया गया, लिविंग अराउंड इंडस एंड द टाइग्रीज। और किन लोगों ने कंपोज किया? जो इंडस वैली के आसपास रहा करते थे और उनकी, यानी जैसे कि सपोज करो ये इंडस रिवर है तो उसके आसपास जो शहर बसे हुए थे ना, उन्होंने ऋग्वेदा को करा कंपोज्ड। एग्रीकल्चर टुक प्लेस इन मैनी सब कॉन्टिनेंट। अब भाई एग्रीकल्चर तो मेन था, सिंपल सी बात है, यहाँ से इंडस वैली जा रही था, एग्रीकल्चर तो होगा ही होगा। यहाँ से कोई तुम बोलो तुम हो उस टाइम के लोग, ठीक है। अब यहाँ से जा रही है रिवर इंडस, ठीक है। उसके साइड में जो शहर बसा हुआ है उसको बोल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब भाई यहाँ पे क्या होगा? अब रिवर जा रही है, उस टाइम पे ये तो था नहीं कि चलो भाई पढ़ लिया लिख लिया। उस टाइम पे लोग पढ़ाई तो कराई नहीं करते थे इतना ज्यादा कि भाई जो पढ़ लिया लिख लो जॉब ले लो खत्म कहानी, ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे लोग, तुम्हें पता होगा कितना नहीं पढ़ते थे। तो पहले के टाइम पे सबसे ज्यादा जो रोल प्ले होता था, सबसे ज्यादा जो लोग क्या करते थे वो थी फार्मिंग। सबसे ज्यादा क्या करते थे लोग? फार्मिंग, एग्रीकल्चर। तुम इस चैप्टर में आगे जितने भी चैप्टर आएंगे मोस्ट ऑफ देम तुम एग्रीकल्चर का एक बड़ा रोल प्ले करते हुए देखोगे लोगों को कि पहले के टाइम पे इंडियन हिस्ट्री में हम आगे एग्रीकल्चर में लोगों ने कितना योगदान दिया है। एग्रीकल्चर से आपने आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करी है। तो यहाँ पे जा रही थी इंडस वैली, यहाँ पे बसा हुआ था गांव, ठीक है। हड़प्पा बोलो, मोहनजोदड़ो बोलो। अब यहाँ से भाई जब पानी आ रहा है इनके पास, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम भी था ना। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वीडियो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर का। तो यहाँ से जब उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम किया तो कनेक्ट होगा पक्का, है ना। अब यहाँ से जाएगा पानी, तो पानी जब ड्रेन से निकलेगा
होगा ही होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इस पैटर्न के थ्रू एग्रीकल्चर किया जाता था और एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इनके लाइफ में। तो प्लेस इन सब कॉन्टिनेंट, काफी सारे कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर कराया जाता था, बहुत सारी जगहों पे एग्रीकल्चर हुआ करता था, इंक्लूडेड नॉर्थ इंडियन साइड में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के पार्ट दिखे हैं। सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में कहीं कहीं जगहों पे दिखा है न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलिवेटेड स्टोन। देखो मैंने बताया था कि डेड बरीड भी मिले हैं, बरीड यानी ढांचा, हड्डियों का ढांचा जिसको हम बोल सकते हैं, वो मिले हैं एंड इंक्लूडिंग मेकिंग ऑफ एलिवेटेड स्टोन स्ट्रक्चर, और स्टोन स्ट्रक्चर यानी सील्स भी मिली हैं। 11th क्लास में पढ़ के आए ना, सील्स क्या होती हैं, इस पे एक टैबलेट फॉर्म होती है, क्ले टैबलेट, इसमें लिखा होता है कुछ ना कुछ अपनी उनकी राइटिंग फॉर्म में, ठीक है, उनके लैंग्वेज फॉर्म में। मेकिंग द एलिवेटेड स्टोन स्ट्रक्चर से बनी हुई वो चीजें इसमें लिखा जाता है सब कुछ। स्ट्रक्चर कंसीडर मेगालिथ्स, इसको मेगालिथ्स बोला गया, ठीक है। स्टोन स्ट्रक्चर थे, न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, बहुत सारे बरीड मिले, एग्रीकल्चर की चीजें दिखाई दी, ठीक है। हमारे हिस्टोरियंस को टूल्स मिले, इन सब चीजों को जिससे हमें पता चले, इनको बोला गया मेगालिथ्स। स्टोन स्ट्रक्चर्स को कमिंग अप ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर मेगालिथ, कमिंग अप ऑफ द आयरन मोड। अब भाई ये ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें आयरन की डेवलपमेंट हो गई थी, यानी आयरन का एडवेंचर वो हो गया था, फाउंडेशन हो गई थी, ठीक है। क्या हो गया था, आयरन की फाउंडेशन हो गई थी। अब आयरन आ गया है, आयरन का इन्वेंशन हो गया है, सो टूल्स तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। टूल्स बनने स्टार्ट हुए, वेपन्स हथियार बने। डेड एंड बरीड आर, बरीड उसको बोलते हैं ढांचे को, हड्डी के ढांचे को बोलते हैं बरीड। Dead and buried are found in rich range emergence of empires, काफी ज्यादा मात्रा में डेड एंड बरीड पाए गए, एम्पायर्स के किले मिले, है ना। एम्पायर्स तो खत्म हो गए लेकिन किले तो आज भी हैं। किंगडम्स के बारे में जानना, सील्स मिले तो किंगडम्स के बारे में पढ़ने को मिला। पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए उस टाइम पे उसके बारे में जाना। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट बाय ड्रॉइंग रेंज ऑफ सोर्स इंस्क्रिप्शन। अभी भाई ठीक है, हमें पता चल रहा है कि हो रहे हैं, लेकिन पता कहाँ से चल रहा है, कोई तो साधन होगा। अब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो कहाँ से पढ़ा रही हूँ, हमारे पास साधन है ना, बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही बोलते हैं कि अब हिस्टोरियंस को इतना सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन कहाँ से पता चल रहा है, पता कहाँ से चल रहा है। तो ये बताते हैं कि रिच रेंज ऑफ सोर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, यानी कहीं पे वो लिखा हुआ छोड़ गए, कहीं पे कोई सुराग मिल गया, बुक्स वगैरह मिल गई है, ठीक है, या फिर सील्स मिल गई है। कॉइन्स, उस टाइम पे जो कॉइन्स मिले, सिक्के मिले, जो कुछ आना टाइम पीरियड में तुमने देखा होगा सिक्के भी थे, ठीक है। तो कॉइन्स के थ्रू विजुअल मटेरियल्स, जो वहां पे मटेरियल्स बच गए, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ऑर्नामेंट्स बच गए, उसके बारे में जानना, कहाँ से वो पत्थर आया, ठीक है। इंस्क्रिप्शन के थ्रू जाना, हमने मैप्स वगैरह मिल गए, कहीं पे कोई ऐसी जैसे कि टूटी फूटी कोई मतलब ऐसे कोई सुराग मिल गया, ठीक है, जिस वजह से हिस्टोरियन ने पता लगाया कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा जरूर हुआ करता था। तो इस वजह से वो हिस्टोरियंस क्या करते जान लेते हैं। भाई हिस्टोरियंस ना बहुत सारे तरीकों से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है हमारे पास्ट के बारे में, ये क्वेश्चन आता है, तो तुम क्या लिखोगे कि हिस्टोरियन को कैसे पता चलता है। भाई देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट विच वाज, उस टाइम पीरियड को जानते हैं, कुछ ना कुछ तो रिटन इंस्क्रिप्शन छोड़ा ही होगा। साइंस विजुअल के थ्रू, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, काफी सारे साइंस यूज किए जाते थे हड़प्पा टाइम पीरियड में। तो उन साइंस के बारे में पहले खुद जानना, फिर उस बुक्स में जो इंस्क्रिप्शन में जो पत्थरों पे सील्स पे जो लिखा है उसको पढ़ना, उससे हमें नॉलेज मिलेगी। सेकंड वन, जो उनके एग्रीकल्चर हाउसेस वगैरह जो आज महल वगैरह रहे हैं उनको देखना, ठीक है, उनसे पता चलेगा उनका स्ट्रक्चर, उस पर उनकी जो कलाकारी होती है उससे पता चलेगा वो किस तरीके के थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कॉइन्स के थ्रू, यहाँ पे कॉइन्स भी लिखा है। भाई कॉइन्स, सिक्के मिले, चांदी के तांबे के सिक्के मिलते थे, जिससे पता चलता था विजुअल मटेरियल्स रहा करता था कुछ ना कुछ छोटा मोटा, जैसे कि क्रॉप्स के थ्रू, ठीक है, चैटेड क्रॉप्स के थ्रू, जो एग्रीकल्चर क्या करते थे उस टाइम पे, जो क्रॉप्स वगैरह कुछ तो दाने बचेंगे, जो आपको बोटैनिस्ट रिसर्च करके बता सकते हैं कि हाँ उस टाइम पे ये जो कॉइन मतलब ये जो फूड है वो ज्यादा से ज्यादा खाया जाता था,
जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो यही कुछ क्लूज होते हैं जिससे स्टूडेंट पता लगाते हैं कि पहले के टाइम पे क्या कैसे कैसे क्या हुआ करता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। Materials, you will notice these sources do not tell entire story। देखो पता तो चल जाता है कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या होता था, कौन सा फूड खाया जाता था, लेकिन पूरी स्टोरी के बारे में कनेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पूरी रियल स्टोरी के बारे में हम नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंस्क्रिप्शन में अगर मिल जाते कोई ऐसी बुक जिसमें लिखा हो भाई राजा के बारे में लिखा हो या उनकी प्रजा के बारे में लिखा हो या सोसाइटी के बारे में लिखा हो, तो ठीक है, तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन हमें क्लू कम मिल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हिस्टोरियंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनको आगे स्टोरी बनाने में। यानी जैसे हम ये स्टोरी तो पढ़ रहे हैं एक तरीके से, आगे स्टोरी बनाने में अगर हिस्टोरियन आइडेंटिफाई नहीं करते तो क्या आज हम ये चैप्टर पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो पूरी स्टोरी बनाने में, पूरी कंप्लीट स्टोरी बनाने में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ये तो कुछ ही लिखी हुई है, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको फाइंड आउट करना, प्लस उनकी पूरी स्टोरी बनाना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये स्टोरी हमारे लिए करते थे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, काफी अच्छा टॉपिक है हमारा ये, ठीक है, कि 1500 ईयर्स में कौन कौन से डेवलपमेंट टुक प्लेस करा करती थी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आया, अभी हम आगे देखेंगे। अब हम पढ़ने वाले अपना टॉपिक, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, अब हम पढ़ने वाले आगे अपने चैप्टर। एपिग्राफी किसे बोलते हैं? एपिग्राफी से बोला जाता है जो स्टडी करता है इंस्क्रिप्शंस की, यानी जब हम स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस की, टैबलेट्स की, तो उसी को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एपिग्राफी। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? टेक्स्ट फॉर्म, यानी लिखित रूप में जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं उन्हीं को ही इंस्क्रिप्शन
आगे क्या होता है, द अर्लीस्ट स्टेट्स। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले थे 16 महाजनपदास। पहले के टाइम पे इंडिया में ही 16 महाजनपदास हुआ करते थे, यानी 16 स्टेट्स ऐसे हुआ करते थे कनेक्टेड, जो इनको महाजनपदास बोला जाता था। महाजनपदास यानी बहुत बड़े, बिग स्टेट जिसे बोला जाता था। The 6th century onwards, 6th century के दौरान associated the earliest cities, उस टाइम पे नए शहर बनने शुरू हुए थे। The growing the use of आयरन का भी बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हुआ था। ठीक है, टूल्स वेपन्स बनने लग गए थे आयरन के। डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, कॉइन्स बने थे कुशानास के। ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम, ये जो सिस्टम था ये बढ़ता ही चला गया, थ्रू इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, इसमें बुद्धिज्म भी आए, जैनिज्म का भी रोल प्ले हुआ बहुत इंपॉर्टेंट। 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास। अब ये महाजनपदास किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 16 महाजनपदास वाला 110% पेपर में आएगा कि 16 महाजनपदास पे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क में। 6 मार्क नहीं, सॉरी 8 मार्क में पक्का क्वेश्चन आएगा ये वाला महाजनपदास। पेपर में नहीं तो प्री बोर्ड में तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा 16 महाजनपदास वाला क्वेश्चन। 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास, यानी 16 स्टेट्स इंडिया के एक साथ कनेक्ट हुआ करते थे, इसी को ही 16 महाजनपदास बोला गया। नोन एज महाजनपदास और मेंशन इन अर्लीस्ट बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म टेक्स्ट, यानी इसको बुद्धिज्म एंड जैन टेक्स्ट में भी, जैनिज्म टेक्स्ट में भी इंक्लूड किया गया महाजनपदास को। मोस्ट ऑफ अमंग, वो कौन कौन से थे नाम याद कर लो कुछ इंपॉर्टेंट। वज्जी, मगध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें महाजनपदास में मगध ने। कोशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनके अलावा भी काफी थे, लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। मोस्ट महाजनपदास रूल्ड बाय द किंग, और ये जो महाजनपदास थे ना, इनको कौन रूल करता था, इनमें राजा रूल क्या करते थे। वाइल सम नोन एज, और उनको क्या बोला जाता था, राजास को गनाज, और कहीं पे उनको संगास भी बोला जाता था। यानी गनाज और संगास पूछा जाए किससे बोला जाता था, तो वो किसको बोला जाता था, किंग को ही गनाज और संगास बोला जाता था। इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग नंबर ऑफ मैन नोन एज राजास, और जो पावर, ज्यादा पावर किसको शेयर कर दी जाती थी, राजास को, यानी सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती थी, राजा के पास हुआ करती थी। बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू गणास, यानी तुमने सुना होगा महावीरा के बारे में और बुद्धा के बारे में, तो ये दोनों ही कौन से संघ से बिलोंग करा करते थे, दोनों ही गणास थे। गणास संघ से बिलोंग क्या करते थे। ईच महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, और हर महाजनपदास की अपनी खुद की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से रेडी कर लेना। कि फर्स्ट पॉइंट इसमें आप ये लिख सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। द 16th century onward associated the earliest states, 16th century के दौरान काफी सारे नए स्टेट ग्रो हुए। उस टाइम पे आयरन का यूज आया, आयरन का यूज हुआ तो भाई देखो सिंपल सी बात, आयरन आया तो टूल्स वेपन्स बने, ठीक है, हथियार बनने शुरू हुए। कॉइनेज आ गया, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, कुशानास के सिक्के भी बने, आगे हम पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम धीरे धीरे सिस्टम की ग्रोथ हुई, बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गया। उसके बाद अगले चैप्टर में हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की टीचिंग भी पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 स्टेट्स, ग्रुप ऑफ 16 स्टेट्स को, इंडिया के 16 स्टेट्स को ही महाजनपदास बोला गया। आर मेंशन इन अर्लीस्ट बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट, और इसको बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में भी कहीं ना कहीं दिखाया गया, इनके बारे में बताया गया महाजनपदास के बारे में। मोस्ट ऑफ अमंग वो कौन कौन से थे, वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा, अवंती, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड मोस्ट महाजनपदास, और जितने भी महाजनपदास थे उन पे कौन रूल करता था, किंग रूल क्या करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रेडी कर लेना, पक्का आएगा क्वेश्चन, आपके प्री बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। देखो बच्चों आगे क्या होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले मगध के बारे में, ठीक है। ये भी एक पावरफुल महाजनपदास रहा है महाजनपदा में, तो ये पहला महाजनपदा के बारे में पढ़ने वाले हैं, मगध। अब ये मगध तुमने तो नहीं सुना होगा अभी, हाँ तुमने पहली बार सुना होगा मगध, ठीक है।
तो पहले किस किस को सुन रखा है मगध के बारे में, जरा बताना मुझे। तो देखो मगध क्या था, द फर्स्ट महाजनपदा मगध। मगध पहले जब महाजनपदा हुआ करते थे ना, उस टाइम पे मगध था, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, मगध था, ठीक है। ये पावरफुल महाजनपदा में से एक था, और जो आज के टाइम पे इसे बिहार बोला जाता है। आज के टाइम पे तुम मैप उठाओगे इंडिया का, तो जहाँ पे बिहार है ना, तो उसको पहले मगध बोला जाता था। was the most powerful among 16 महाजनपदास, और जितने भी 16 महाजनपदास की हम बात कर रहे हैं, उनमें से सबसे पावरफुल किसे माना जाता था, मगध को ही माना जाता था। यानी सोचो बिहार में इतनी डेवलपमेंट थी पहले के टाइम पे, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट थी कि मगध को पहला मोस्ट पावरफुल महाजनपदा माना जाता था। एग्रीकल्चर वॉज मोस्ट प्रोडक्टिव इन मगध। मगध के अंदर सबसे प्रोडक्टिव यानी वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर हुआ करता था, ठीक है। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी काफी अच्छी हुआ करती थी। आयरन माइंस प्रेजेंट इन झारखंड। अब देखो आयरन, सबसे ज्यादा आयरन यानी लोहा कहाँ पे बनाया जाता था, आज के टाइम पे कहाँ पे बनाया जाता है, झारखंड में बनाया जाता है। वर एक्सेसिबल टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। उस टाइम पे झारखंड में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता था, और लोहे की वजह से, भाई लोहा है तो क्या बनेंगे उनके, सिंपल सी बात है, टूल्स बनेंगे, ठीक है, हथियार वगैरह बनेंगे, वेपन्स बनेंगे, हथियार बनेंगे, उनके जो टूल्स वो यूज करते हैं, औजार जो यूज करते हैं वो बनाए जाएंगे। तो आयरन की वजह से वो लोग झारखंड से वो आयरन लिया करते थे, और उसकी मदद से टूल्स एंड वेपन्स बनाया करते थे। एलिफेंट्स, अब भाई इनकी जो सेना होती थी राजाओं के, उसमें एलिफेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे उस टाइम पे। एलिफेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अमंग द आर्मी। आर्मी जो हुआ करती थी राजा की जो मतलब पूरे जो सेना वगैरह हुआ करती थी, उसमें एलिफेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। एलिफेंट्स का होना बहुत जरूरी माना जाता था। वर फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन, और वो जो एलिफेंट्स होते थे ज्यादातर कहाँ पाए जाते थे, उनको फॉरेस्ट रीजन में आसानी से मिल जाया करते थे, ठीक है। बिना एलिफेंट्स के उनकी जो सेना, मतलब उनकी जो राजा की जो पूरी फौज होती थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ करती थी। रिवर गंगा, अब इसमें गंगा रिवर के बारे में क्यों बात करी गई, उनके ट्राइब्यूटरीज के बारे में गंगा रिवर की क्यों बात करी गई है, देखो। अब देखो गंगा रिवर है तो सिंपल सी बात है, हमने पहले 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप लोग 10th में, कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, शिप के थ्रू क्या हुआ करता था, भाई ऐसे तो थे नहीं कि एरोप्लेन वगैरह तो पहले चलते नहीं थे, या तो भाई रोड से जाना है या तो फिर समुद्री रास्ते से जाना है। तो समुद्री रास्ते होने के कारण, गंगा रिवर होने के कारण राजा को मिल जाता था समुद्री रास्ता, और जब समुद्री रास्ता मिल जाता था तो होता था, क्या होता था, ट्रेड हुआ करता था दूसरी कंट्रीज के साथ। क्या हुआ करता था, ट्रेड क्या करता था राजा, सामान का अदला बदला, ठीक है। एंड इट्स टेरिटरीज प्रोवाइड द मींस ऑफ चीप एंड कन्वीनिएंट कम्युनिकेशन, और ज्यादातर लोग समुद्री रास्ते को पहले क्यों चुना करते, क्योंकि बहुत सस्ता माना जाता था, चीप था एंड कन्वीनिएंट, और सभी के लिए इजिली अफोर्डेबल भी था। सब लोग जरूरी थोड़ा ना सभी लोग, अभी राजा इतना महंगा खर्चा उठा सकता है, जरूरी थोड़ा ना सभी लोग, जितने भी लोग वहां पे रहा करते हैं वो सब लोग इतने महंगा खर्चा उठाए आने जाने के, सब तो नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, वो करते थे रिवर रूट, यानी जो रिवर जो नदी हुआ करती थी उसके थ्रू वो जाया करते थे, ठीक है, दूसरी जगह उसका यूज क्या करते थे। फेमस किंग लाइक द भीमसरा, तुमसे कुछ जैसे कि फेमस किंग है भीमसरा, अजातशत्रु, सुन रखा ना, सुना हो तो बताना। महापद्मनंदा है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी ऑफ मगध। ये कुछ जो राजा हैं, ये जो किंग्स हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मगध की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगृह। कैपिटल क्या है मगध की, राजगृह है, जिसका प्राकृतिक नेम राजगीर भी बोला जाता है, और राजगीर आज के टाइम पे बिहार में है। तो इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है राजगृह, और आज प्रेजेंट डे में उसको राजगीर नाम दे दिया गया, वो है बिहार के अंदर। विच शिफ्टेड कैपिटल, जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्रा में, और आज हम उसको किस नाम से जानना, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है ना, तो आज हम उसको पटना के नाम से भी जानते हैं। यानी पहले जो पटना है, जिसको हम पटना बोलते हैं, कैपिटल ऑफ बिहार, उसका नाम पहले पाटलिपुत्रा था, और उससे पहले उसको राजगीर नाम से जाना जाता था।
तो बिहार की कैपिटल में काफी टाइम बाद काफी चेंज हुई है कैपिटल। इन 4th सेंचुरी के दौरान ये सब हुआ एंड कनेक्टेड ट्रेड रूट्स थ्रू गंगा। एंड उसके दौरान क्या हुआ, ट्रेड यानी जो ट्रेडिंग सिस्टम था, सामान का आदान प्रदान करना एक शहर से एक देश से दूसरे देश में, तो ट्रेड किसके थ्रू होता था भाई, रिवर नदियों के थ्रू होता था, ठीक है, रोड्स के थ्रू होता था, उसके थ्रू यानी उसकी सहायता से समुद्री सड़क मतलब समुद्री रास्ते से क्या करा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रेड किया करते थे। और इससे क्या होता था, लोगों को सस्ता पड़ता था, लोगों के पास पहले तो इतने पैसे हुआ नहीं करते क्योंकि वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी ज्यादा क्या करते थे, तो इस वजह से उनको ये सस्ता पड़ जाता था और इनका काम भी हो जाता था। समझ में आया बात, आई समझ में? तो इसको अच्छे से, इस टॉपिक को जो मैं बता रही हूँ, इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ये इसमें से क्वेश्चन जरूर उठते हैं, पूछा जाएगा मगध के बारे में बताओ, 16 महाजनपदास के बारे में बताओ, ठीक है, प्रिंसिप प्यादासी के बारे में बताओ, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हो चुका है हाफ कंप्लीट। मैंने मेन टॉपिक फर्स्ट 4 टॉपिक्स कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे पार्ट 2 वाली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको भी आप जितना ही बेनिफिट हो सके। सो मिलते हैं जल्दी आपको पार्ट 2 के साथ इस वीडियो के। तब तक ले स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे। हाँ, हमारा व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, उस पर आप अपने सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। सो जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 के साथ। हैव अ नाइस डे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to